तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देश प्रेमियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत दिन से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। कारण यह था कि ये जो लाइट वगैरह यहाँ दिख रहा है, ये लाइट खराब हो चुका था और एक प्रॉब्लम और था, टेक्निकल प्रॉब्लम था, जिसके वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो मेरा वीडियो का इंतजार करते हैं और कुछ मनवाद लोग हैं जो मुझे डिमोटिवेट भी करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ जो भाई लोग मेरा वीडियो का इंतज़ार करते हैं कि सर का वीडियो आएंगे, भाई का वीडियो आएंगे, मैं वैसे भाई लोग से मैं सबसे पहले जो है क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं वीडियो आप लोग के तक नहीं पहुँचा सका 2 से 3 दिन तक, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी था। इस प्रॉब्लम को आप लोग को भी समझना चाहिए। और कुछ मनवाद विचारधारा के लोग और कुछ हमारे लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसे चीज़ें लिखते हैं जिसके कारण मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो जाता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ डिमोटिवेट वाले बातें ना लिखिए। और आप यदि डिमोटिवेट करने वाले यदि बातें लिखते हैं तो अगर आप ये सोचते होंगे कि कृति जो है वीडियो बनाने छोड़ देंगे, तो मैं छोड़ने वाला में से नहीं हूँ। मैं छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मैं आइडियल हूँ। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैं आदर्श मानता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाला लोग हूँ। मैं कतई किसी को डिमोटिवेट करने से मैं डिमोटिवेट में नहीं हो पाऊंगा और नहीं होऊंगा कभी, ठीक ना। मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का जितना बड़ा दिल था ना, उतना बड़ा मेरा दिल है। बाबा साहब अम्बेडकर को भी बहुत लोग जो है डिमोटिवेट करने की कोशिश किया, बहुत लोग उसको शोषण किया। क्या रुके? क्या वो लगातार आगे बढ़ते चले गए, सबको पीछे लात मारते हुए। तो बहुत से सारे लोग ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है, आज भी मैंने कमेंट बॉक्स में पढ़ा, कुछ लोग जो है पूरा एकदम गलत सलत कुछ लिखे हुए थे। मैंने उस चीज़ को पढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। लगा कि मुझे वीडियो आप जो है बनाना छोड़ देना पड़ेगा, यूट्यूब में मैं वीडियो अपलोड करूँगा ही नहीं। फिर मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का वो बलिदान, वो संघर्ष साध किया और मैं फिर से मैं वीडियो का अपलोड अभी बना रहा हूँ वीडियो को, और आप लोग के बीच में मैं ये वीडियो अभी दूंगा। तो जो साथी लोग जो डिमोटिवेट करना चाहते हैं, तो वैसे साथी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप डिमोटिवेट करिएगा तो आप सोचिएगा कि कृति छोड़ देगा वीडियो बनाने। में छोड़ने वाले में से नहीं हो। और हाँ, जो हमारे साथी लोग हैं जो कुछ लिखते हैं डिमोटिवेट होने वाले बातें, वो थोड़ा सा कृपया करके आप जो है टेलीग्राम में जुड़िए मेरे से, कीर्ति बोध सर्च करिए और वहाँ जुड़िए और आइए और हमसे कुछ बोलिए कि ये प्रॉब्लम है, आप वीडियो को मत बनाइए। लेकिन कमेंट बॉक्स में चैनलवा में थोड़ा मत बोलिए भैया, काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होता हूँ। अगर वहाँ पे आप आके बोलिएगा न, तो हम आपसे बात भी करेंगे, आपको फ़ोन नंबर से जो है कॉल भी कर सकते हैं, बात भी करेंगे। तो इस तरह से आप वहाँ आके कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में ना लिखें, मैं आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। और मनवाद लोग अगर कमेंट बॉक्स पूरा भर देना चाहते हैं तो भर दीजिए, आपके करने से मैं रुकने वाले में से नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं चर्चा करता हूँ, चूँकि आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। महत्वपूर्ण क्या है कि अभी देश दुनिया में जो है एक मनीष कश्यप नाम का एक व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा छा चुका है। लगता नहीं कि वो अपराधी है, इतना छा गया है कि मतलब अपराधी व्यक्ति उतना छाना चाहिए, लेकिन छा गया। अपराधी होते हुए भी पूरा देश में छा गया है। तो वो उस व्यक्ति ने क्या अपराध किया था आप लोग जानते होंगे। वह व्यक्ति अपराध ये किए थे कि वह जो है अपना जैसे शूटिंग वगैरह नहीं होता है, अपना रूम वगैरह में शूटिंग करके जो है तमिलनाडु और बिहार के बीच में लड़ाई करने के लिए एक षड्यंत्र किया। षड्यंत्र ये किया कि बिहारी के मजदूर को जो है तमिलनाडु से मार पीट कर भगाया जा रहा है, राजस्थान के लोगों को, यूपी के लोगों को तमिलनाडु सरकार भगा रहे हैं। यह अफवाह फैलाने का आरोप है उसके ऊपर। अब इस वजह से जो है उसके ऊपर एफआईआर हुआ और अभी वो जेल में है। अब ऐसे स्थिति में इस समय एक चीज़ और निकल के आ रहा है। ये क्या निकल के आ रहा है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएससी एक्ट लग गया। अब भैया एनएससी एक्ट क्या है? अब एनएससी एक्ट समझ लो। एनएससी एक्ट आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर एनएससी एक्ट लग जाता है तो वह व्यक्ति का जिंदगी झंड हो जाता है, ये जान लीजिए। इसलिए एनएससी एक्ट आप लोग जरूर समझ लीजिए। एनएससी एक्ट आपके ऊपर भी लग सकता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। इसलिए पूरी तरह से वीडियो को देखिए और सीखिए पहले एनएससी एक्ट आखिर ये है क्या। एनएससी एक्ट किस व्यक्ति के ऊपर लगता है, किस कंडीशन में लगता है, एनएससी एक्ट क्या है, एनएससी एक्ट क्या आईपीसी सेक्शन की तरह ही रहता है क्या? नहीं, बिल्कुल ये हार्ड, एकदम बिल्कुल हार्ड कानून है, एकदम सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और हार्ड कानून है। यह कानून जिसके ऊपर लग जाता है मतलब उसका ज़िंदगी झंड हो जाता है, सोच लीजिए। यानी उसका फंडामेंटल जो राइट है ना, वो फंडामेंटल राइट छीना जाता है।
बहुत लोग कहते हैं कीर्ति सर का पढ़ा दिए हैं फंडामेंटल राइट, मेरा ये है वो है, अधिकार मतलब अरेस्ट वारंट जो है दिखाने का अधिकार है, मांगेंगे कि अरेस्ट वारंट किधर है। भैया ये सब जो है ना एनएसए एक्ट जब लग जाता है ना तो जितना तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स है ना वो फंडामेंटल राइट्स टोटल चकनाचूर हो जाता है। कोई फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकार काम नहीं करता है, सोच लीजिए। तो एनएसए एक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक कानून है, जिस कानून में जो अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है तो कोई मौलिक अधिकार काम देने वाला नहीं है, कुछ भी काम में आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं आने वाला है। ये एनएसए एक्ट क्या है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से डिटेल से एनएसए एक्ट समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए दोस्तों, और हाँ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भी शेयर करिए और एकदम बिल्कुल लाइक करना नहीं छोड़ना है। लाइक करिएगा तो मैं मोटिवेट होऊंगा और लाइक नहीं करिएगा तो मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा। और आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं कि नहीं, अगर मोटिवेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक लाइक लाइक, ठीक है। अब चलिए देख लीजिए एनएसए एक्ट ये है क्या। एनएसए एक्ट, एनएसए एक्ट, एनएसए एक्ट, एनएसए इसको शॉर्ट में एनएसए एक्ट कहते हैं, एनएसए एक्ट, है ना। अगर इसको 1980 एनएसए एक्ट 1980 1980 इसको हम लोग अगर बोला जाए तो इसको फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ये जो कानून है, ये जो लॉ बनाया गया, एक कानून जो बनाया गया वो इंदिरा गांधी के समय में बनाया गया था। इंदिरा गांधी, पता नहीं नाम वगैरह मगर स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करिएगा। इंदिरा गांधी में होगा कि नहीं पता नहीं, इंदिरा गांधी, चलिए कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट, जिस समय इंदिरा गांधी का सरकार थी उस समय जो है ये कानून को बनाया गया था। और इंदिरा गांधी के समय में ये कानून कब बनाया गया, तो ये कानून बनाया गया 1980 में 23 सितंबर 1980 को ये कानून बना दिया गया, पारित कर दिया गया संसद के द्वारा। कोई भी कानून कौन बनाता है तो संसद बनाता है। संसद बना के जो राष्ट्रपति साइन करवाया और 23 सितंबर 1980 को जो है यह कानून पूरी तरह से भारत में लागू कर दिया गया। यह भारत में ये कानून जब लागू हुआ तो एनएसए एक्ट में कहा गया भैया कि केंद्र सरकार, एनएसए एक्ट क्या कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ये एनएसए एक्ट जो है किसी भी अगर व्यक्ति के ऊपर लगता है कि वह जो है एक भविष्य में जो है बड़ा अपराध करने वाला है, यानी कि देशद्रोह जैसा, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसके ऊपर एक्शन लेगा। अब कैसे एक्शन लेगा आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एनएसए एक्ट आखिर ये है क्या, पूरा डिटेल से आपको समझाता हूँ। देखिए एनएसए एक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग रोलेट एक्ट पढ़े थे, और रोलेट एक्ट 6, 7, 8 क्लास में जो है रोलेट एक्ट दिया हुआ है। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। वह कानून एक ऐसा कानून था जब किसी भी व्यक्ति को बिना बताए, किसी भी व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट दिखाए, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में ठूस देता था, उसको हम लोग रोलेट एक्ट कहते थे। एकदम बिल्कुल उसी तरह से एनएसए एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे रोलेट एक्ट था। रोलेट एक्ट 1919 में बना था, और वो रोलेट एक्ट जो है कि वजह से जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, उसके लिए जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन किया भी था, है ना। तो वो चीज़ है रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट की तरह ही एनएसए एक्ट भी है। ये एनएसए एक्ट जो है बिल्कुल वैसा ही है। आप बोलिएगा ऐसा ही कैसे है। अब देखिए रोलेट एक्ट में क्या था, कोई फंडामेंटल राइट्स था कुछ भी नहीं, कोई मौलिक अधिकार नहीं। उसी प्रकार जब रोलेट एक्ट की तरह ही एनएसए एक्ट अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स कुछ भी अधिकार काम तुम्हारा नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कोई भी मतलब वहाँ जो है फंडामेंटल राइट्स उसका नहीं बचता है। आप देख ले, चाहे सरकार क्यों ना है, चाहे सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, एनएसए एक्ट जिस व्यक्ति के ऊपर लग जाएगा उसको जो है पूरी तरह से जो है उसको सजा भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कितना बड़ा वो नेता क्यों ना हो। एनएसए एक्ट लग गया यानी देशद्रोह बन गया, देशद्रोह बन गया यानी वो सजा उसका होगा तो होगा। यानी कि इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल जो है एनएसए एक्ट जो है रोलेट एक्ट की ही तरह है, लेकिन रोलेट एक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब भारत के अंदर जो भी चीज़ कानून को बनाया गया है, भारत के स्थिति को, भारत के लोगों को सुरक्षा को देखते हुए जो है भारत की सभी
व्यवस्थाएं जो सुरक्षा कैसे रहे, उन सुरक्षा को व्यवस्था को देखते हुए कोई भी कानून को बनाया जाता है। अब इसी प्रकार से एनएसए एक्ट भी बनाया। एनएसए एक्ट क्या बनाया? तो एनएसए एक्ट एक प्रकार का निवारक कानून है, निवारक। अब बोलेगा निवारक क्या होता है? निवारक क्या होता है बाबू? तो निवारक ये होता है कि भविष्य में यदि कोई घटना होने वाला है, भविष्य में कोई घटना होने वाला है, कोई घटना होने वाला है और सरकार को पता चल जाता है, भविष्य में कोई व्यक्ति जो है अगर बड़ा अपराध करने वाला है और सरकार को यदि पता चल जाता है तो वैसे व्यक्ति को ऊपर जो है एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है। अब बोलेगा बड़ा अपराध कौन? बड़ा अपराध जिसे हो गया देशद्रोह जैसा काम कर दिया, कोई देशद्रोह जैसा, है ना, देशद्रोह जैसा, कोई सार्वजनिक जगह के, मान लो सार्वजनिक जगह को उड़ा दिया, है ना, सार्वजनिक जगह को उड़ा दिया, चाहे ट्रेन वगैरह मान लो जा रहा है, ट्रेन का पटरिया उड़ा दिया, काफी लोगों का हानि होगा कि नहीं? देशद्रोह जैसा ही मैटर है। अभी देखिए आप मस्ट एग्जाम्पल, इसका बढ़िया एग्जाम्पल मनीष कश्यप का ले लीजिए। मनीष कश्यप, चूंकि इसी के ऊपर जो है ये वीडियो हो रहा है तो मनीष कश्यप का ही उदाहरण लेते हैं। ये मनीष कश्यप बड़ा उदाहरण है। कैसे है? ये भी देशद्रोह जैसा काम कर दिया, इसके लिए जो है इसके ऊपर एनएसए एक्ट लग गया। इस मनीष कश्यप जो है अपना होशियारी इतना दिखाया कि सोचा कि हम पूरा पैसे ही लूट के जो है बड़ा करोड़पति बन जाएंगे, और पता नहीं भैया कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है धरतिया में। अब इसके ऊपर एनएसए एक्ट लग गया। अब देखिए इसके ऊपर समझ लीजिए पहले एनएसए एक्ट जो है इसके ऊपर लगा क्यों। मनीष कश्यप बिल्कुल देशद्रोह जैसा काम किया, मनीष कश्यप बिल्कुल देशद्रोह जैसा ही काम किया। अब देशद्रोह जैसा काम क्या किया इन्होंने? ये किया कि इन्होंने जो है वीडियो बनाया कि तमिलनाडु सरकार जो बिहारी और यूपी के मजदूरों को भगा रहा हो, भी मार मार पीट पीट के, है ना। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक राज्य और दूसरे राज्य में बाबू क्या युद्ध मतलब क्या? लड़ाई होने वाला है भविष्य में, देख लीजिए। अब एक बात बताइए, यह व्यक्ति तो अपराध कर दिया, भविष्य में कहाँ हुआ, फिर भी इसके ऊपर एनएसए एक्ट क्यों लगा? इसके ऊपर एनएसए एक्ट इसलिए लगा, उसको जब गिरफ्तार जो भी मामला, जो छोटी मोटी जो धाराएं थे आईपीसी सेक्शन के तहत, आरटी एक्ट के तहत जो धारा लगा हुआ था, वो धारा तो लगा ही था, लेकिन इसके ऊपर सरकार बोला कि नहीं इसके ऊपर एनएसए एक्ट भी लगाना चाहिए। बोलो क्यों? इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप भविष्य में कुछ ऐसा कांड कर सकता था जिससे हमारे राज्य तमिलनाडु और बिहार के बीच में युद्ध हो सकता था और काफी मजदूर मर सकते थे, काफी मजदूर में युद्ध हो सकता था, काफी मजदूरों में लड़ाई कर करके जो है लोग मर जाते हैं भविष्य में, देख लीजिए भविष्य में। इसलिए एनएसए एक्ट कहा है निवारक कानून है। क्या निवारक कानून? भविष्य में कुछ ऐसे यदि अपराध अगर कोई व्यक्ति करना चाहते हैं तो वैसे कंडीशन में जो उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए एक्ट लगता है। अब मनीष कश्यप क्या किया? मनीष कश्यप ने बिल्कुल ऐसा ही किया, बिल्कुल ऐसा ही किया, यानी भविष्य में कुछ ऐसा बड़ा कांड करने वाले थे, इसके लिए इसके ऊपर क्या लग गया? एनएसए एक्ट लग गया, ठीक ना। अब देख लीजिए एनएसए एक्ट में बाबू और क्या सारे प्रावधान है। एनएसए एक्ट जिस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, जैसे मनीष कश्यप के ऊपर, है ना, तो एनएसए एक्ट जिस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है तो देख से आप लोग जानते हो एक सीआरपीसी की धारा है, सीआरपीसी की धारा 50 है, जिसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार अगर किया जा रहा है तो उस समय उस व्यक्ति को जानने का पावर है कि आपको हमको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। सीआरपीसी सेक्शन हमको यह अधिकार देता है, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए एक्ट लग जाता है वह व्यक्ति को यह अधिकार नहीं रहता है कि आप जान सकते हैं कि मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे थे, क्योंकि सरकार पहले जान रहा कि ये देशद्रोह जैसा काम करने वाला, भैया उसको जाकर डायरेक्ट गिरफ्तार करके लाओ, उसको पूछना नहीं है क्यों गिरफ्तार कर रहा है, उसको कुछ बताना ही नहीं है, डायरेक्ट उठा के ले आओ। आने की इसमें सोच लीजिए कि इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स कोई काम नहीं कर रहा है ना। सीआरपीसी 50 कहता है कि मतलब किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ पर कोई अधिकार नहीं जिस व्यक्ति के ऊपर एनएसए एक्ट लग जाता है, ठीक ना। आप देख लीजिए इसमें, देखिए भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 22(1) है, उसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को अगर मान लीजिए गिरफ्तार यदि आप कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को आप यदि गिरफ्तार कर रहे हैं तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को जो है अपना वकील से जो है मिलने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो गिरफ्तार मान लीजिए कर लीजिए, अब करने के बाद जो है उस व्यक्ति के तब तक कोई सवाल का जवाब नहीं देगा जब तक जो है अपना वकील से वो नहीं मिलेगा। यह अनुच्छेद नंबर 22(1) में लिखा गया। अब ये चीज जो है
ये संविधान का जो अधिकार जो है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हमको 22 अनुच्छेद में देता है कि यानी अगर गिरफ्तार मुझे कर रहा है और गिरफ्तार कर लिया तो हम कोई बात को तभी बोलेंगे जब अपना वकील से मिलेंगे, कंसल्ट करेंगे। यानी वकील से मिलने के लिए अधिकार दे रहा है आपको, लेकिन जिसके ऊपर एनएससी एक्ट लग जाएगा उसको ये अधिकार छीन लिया जाएगा। इसके साथ साथ देख लीजिए, गिरफ्तार करने के बाद जो 24 घंटा के भीतर जो कोर्ट में, अदालत में पेश करना पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर एनएससी एक्ट लग जाता है, कुछ भी नहीं बाबू, आने की गिरफ्तार यदि कर लिया तो गिरफ्तार करने के बाद 5 से लेकर 10 दिन तक जो थाना में वो रख सकता है, जान लीजिए। इसके बाद अगर जेल में बोला जाए, बिना सुनवाई किए भी अगर जेल में अगर बोला जाए तो 12 महीना यानी 1 साल तक जेल में रखेगा बिना कुछ बताए। कितना खतरनाक कानून है, सोच लीजिए। यानी बिना बताए यानी 12 महीना, थाना में यानी 5 से 10 दिन पूरा बिना बताए रखेगा, धुर उड़ा के कुटाई होता है उस दौरान। हालांकि मनीष कश्यप के ऊपर बहुत सारा आईपीसी आईटी एक्ट भी लगा हुआ है, इधर एनएससी एक्ट भी लग गया, अब उसका भी हो सकता है कुटाई होता होगा। पुलिस देखिए हर हथकंडे को अपनाते हैं उसका सच्चाई उगलाने के लिए, और उगल भी दिए हैं कि हाँ मैंने अपराध किया है। अब उसकी क्या सजा होना चाहिए आप देख ही सकते हैं। एनएससी एक्ट में बहुत बड़ा सजा का प्रावधान है। एनएससी एक्ट जिस व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, उम्र कैद तक की भी सजा का प्रावधान किया गया है, 15 साल उम्र कैद, तो बहुत बड़ा इसमें सजा का प्रावधान किया गया है एनएससी एक्ट में। अगर ये एनएससी एक्ट अगर लग गया होगा, अगर लग गया मनीष कश्यप के ऊपर, तो मनीष कश्यप का जान लीजिए कि जिंदगी झंड होने वाला है। इसके सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि जो है। तो आज की इस वीडियो में इतने ही। एनएससी एक्ट क्या है आप लोग को समझ में आ गया होगा। एनएससी एक्ट बिल्कुल एकदम निवारक निवृत्त कानून है। ये कानून ये क्या होता है, तो भविष्य में कोई व्यक्ति यदि अपराध करने वाला होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर एनएससी एक्ट लगाया जाता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास भी शेयर कर देते। तो इतने ही। जय भीम, जय संविधान।